मला लागवा पाणी अजून एक ग्लास घे. आज ठेव. शुरू करें सर. बाढ़ का पानी. अंक पहला. चीतू की झोपड़ी का दालन. चीतू जाति का चमार है, गरीब है. झोपड़ी के दालान में एक तख्ता पड़ा है. बैठने के लिए कुछ चौकियां रखी है. एक रस्सी पर कुछ पुराने गीले कपड़े सूख रहे हैं. दालान के बीच से एक दरवाज़ा भीतर के कमरे में जाता है. दरवाजे से ज़रा हटकर एक खिड़की है जिससे भीतर होने का या फिर कार्यकलाप बीच बीच में दिखाई पड़ता है. दालान की एक ओर से टीले के नीचे का दृश्य दिखाई देता है. जब पर्दा उठता है एक क्षण के लिए मंच खाली है. दूसरे ही क्षण नवल की माँ तेजी से बाहर आती है. रस्सी पर फैली धोती को छू कर देखती है. कपड़े अभी भी सूखे नहीं हैं. वो क्रोध से बड़बड़ाती है. मुझे सूखने का नाम ही नहीं लेते. 3 दिन से ऐसा बरस रहा है कि क्या कहूं. अरे यहाँ खड़ी क्या कर रही है? मेरी धोती क्यों नहीं लाती? मैं कब तक इसी तरह खड़ा रहूंगा? धोती सूखी नहीं तो क्या करूं? अब दूसरी धोती लाऊं कहां से? कितनी बार कहा मौसम देखकर बाहर आ जाया करो. इतना भीगने के लिए मैंने कहा था. तो मैं क्या करूं? मैं तो ठिठुर रहा हूं. अरे ला भाई ला, अपनी साड़ी ला. संदूक में जो साड़ी पड़ी रहे वो वही ला. वो मेरे ब्याह की साड़ी है, उसे हाथ नहीं लगाने दूंगी. अपने बेटे का फुल पैंट क्यों नहीं पहनते? अरे मैं कोई लाट साहब हूं? मजाक छोड़, ला दे अपनी ब्याह वाली साड़ी. उसे हाथ नहीं लगाने दूंगी. हाँ, वो मेरी बहू पहनेगी. तुम पहनो पैंट अपने बेटे का, मैं उसे लाती हूँ. भीतर जाती है. तब तक गणपत आ जाता है. उसके हाथ में गुडगुडी है. एक क्षण तो वो कमरे को सूना देखकर आश्चर्य करता है. फिर इत्मीनान से तख्त पर बैठकर गुडगुडी पीने लगता है. थोड़ी ही देर बाद उसे कुछ याद आता है और वो पुकारता है. अरे बेटा नवल, आज रेडियो नहीं सुनाओगे? आदमी चांद पर पहुंच गया या नहीं बेटा? चीतू का फुल पैंट पहने प्रवेश. गणपत को देखकर वो थोड़ा झेपता है. गणपत उसे ऊपर से नीचे तक देखता है. उसे विश्वास नहीं होता कि सामने चीतू ही खड़ा है. ऐसे क्या देख रहे हो गणपत? क्या पहले मुझे कभी नहीं देखा? अच्छा, पैंट देख रहे हो? नवल का है. अरे क्या करूं, घर में दूसरा सूखा कपड़ा नहीं था. नहीं चीतू भाई, मैं तो दूसरी बात सोच रहा था. क्या? फुल पैंट में तुम तो सचमुच जच रहे हो. मैं सोच रहा हूं कि क्या कपड़े बदलने से आदमी में इतना फर्क पड़ जाता है? सच कहता हूं चीतू भैया, तुम इस पैंट के साथ कमीज पहन लो तो तहसीलदार लगने लगोगे. तुम ठीक कहते हो गणपत. क्या अच्छे कपड़े गरीबी और बेवकूफ़ी दोनों को नहीं ढकते? अच्छा नवल कहाँ है? उसने तो भैया मेरी आदत ही खराब कर दी है. उसका रेडियो आ जाने कितनी नई नई खबरें सुनाता है. परसों ही बात बता रहा था भैया, आदमी चांद की ओर रवाना हो गया है. हाँ, ये मैंने भी सुना है. क्या सच हो सकता है भैया? मुझे तो इसमें कोई जालसाजी नजर आती है. हो भी सकता है भैया. आजकल तो हर कहीं जालसाजी हो रही है. पर चीतू भैया, नवल बता रहा था कि यही जमीन पर बैठे चंद्रमा पर क्या हो रहा है सब देख रहे हैं. अरे देख रहे होंगे गणपत. तुझे हमेशा दुनिया भर की फिक्र पड़ी होती है. बस जूते बनाने में मन नहीं लगता. तेरी बेटी जिस दिन ब्याह के बाद दूसरे घर चली जाएगी, तुझे 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा. बाढ़ का क्या हाल है? चंदा का तेजी से प्रवेश. वो घबराई हुई है. क्या हो गया री? ऐसी घबराई हुई क्यों है? नर्मदा का पानी बढ़ रहा है दादा, बहुत तेजी से बढ़ रहा है. लगता है सत्यानाश होगा. अरे इसमें घबराने की क्या बात है? ऐसा तो हर साल होता है. 20-25 झोपड़े बह जाते हैं. 10-5 ढोर, 1-2 आदमी, फिर सब जस का तस. 1-2 जीव लिए बिना नर्मदा मैया मानती थोड़ी है. हम कर भी क्या सकते हैं बेटिया? हाँ दादा, हम कुछ नहीं कर सकते. आज तक कभी कुछ नहीं कर सके. चंदा भीतर जाती है. क्यों भैया?
नवल अब तो कॉलेज भी पढ़ चुका, अब कहाँ नौकरी करवाओगे? वो नौकरी नहीं करना चाहता गणपत। तो क्या करेगा? मेरी और तुम्हारी तरह जूते बनवाएगा? हाँ, कहता तो यही है। क्या कहा? जूते बनाएगा? लड़के का दिमाग तो ठीक है। अरे कॉलेज पढ़ने के बाद ब्राह्मणों के लड़के पुरोहिता ही छोड़ देते हैं, ठाकुरों के लड़के बाबूगिरी करने लगते हैं, बनियों के लड़के मास्टर हो जाते हैं, पर तुम्हारा लड़का जूते बनाएगा? भैया लगता है ज्यादा पढ़ने से नवल का दिमाग जरूर फिर गया है। जूते ही बनाने थे तो इतना पढ़ाई क्यों? अरे वो मेरी कुछ नहीं सुनता तो मैं क्या करूं? कहता है हरिजनों में जो भी पढ़ लिखा लिखता है सरकारी नौकरी में चला जाता है। कहता है एक बड़ी भारी मशीन का पुर्जा बन जाता है और फिर वो हरिजनों से ही दूर भागता है। हरिजनों के अगुआ अभी अनपढ़ लोग ही बने हुए हैं, पढ़ा लिखा कोई सामने ही नहीं आता। भैया वो ऐसी ही लेक्चरबाजी करता है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। भैया मुझे तो लक्षण अच्छे नहीं दिखाई देते। आखिर वो गया कहाँ है? मैं उसे समझाऊंगा। बचपन से मेरा कहना मानता आया है वो। लक्ष्मी का प्रवेश। वह सूप में चावल साफ कर रही है। बैठे बैठे यहाँ बातें करोगे? देखो नवल अभी तक नहीं आया, कहीं किसी से झगड़ा न कर रहा हो। जब से आया है किसी न किसी से उलझता रहता है, जाने क्या क्या बकता रहता है। मैं तो तंग आ गई हूँ। कल हरिया की तरफ से पंडित माता दिन से लड़ाया। अरे इसीलिए तो मैं कहता था कि इतना मत पढ़ाओ। पढ़ना ठाकुरों का काम है भौजी, हम चमारों का नहीं। हमारी कुंडली में तो बस जूते बनाना और जूते खाना ही लिखा है। चंदा भीतर से निकलकर बाहर जाने लगती है। कहाँ जा रही है रे? बाहर देखने। अब तो बाढ़ का पानी और बढ़ गया होगा। तुझे इतनी क्या फिक्र पड़ी है? हमारे मकान तक तो पानी नहीं आ सकता। हमें गांव वालों ने दूर टीले पर बसा रखा है, गांव से बिल्कुल दूर, जिससे हमारी छाया भी किसी को छू न सके। हमारा चेहरा देखकर किसी की एकादशी और चौथ खराब न हो। घबराने की कोई बात नहीं बेटी, नर्मदा मैया भी हमारे घरों को नहीं छू सकती। गणपत हंसता है। चंदा उसकी ओर अजीब दृष्टि से देखती है। ऐसी अशुभ बात नहीं बोलते दद्दा। गांव नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? ढोर नहीं रहेंगे तो चमड़ा कहाँ से मिलेगा? आदमी ही नहीं रहेगा तो जूते कौन पहनेगा? तब जूते बनाने की झंझट भी नहीं रहेगी, सब झंझट एक साथ खत्म हो जाएगी। चंदा चाहती है। नवल अभी तक नहीं आया। मैं कहता हूं उसे अब तक लौट आना चाहिए था। कैसे लौट आएगा? परोपकारी जो है तुम्हारा बेटा, दुनिया भर की फिक्र जो उसकी सिर पर चढ़ी रहती है, बात बात में गांधी की दुआई देता है। कहता है गांधी ऐसे थे वैसे थे, पर मैं कहती हूँ क्या गांधी का नाम जपने से हमारा पेट भर जाएगा? बटेसर नाथ का प्रवेश। बटेसर नाथ की दाढ़ी बड़ी है, एक लुंगी सी बांधे है और चादर ओढ़े है। बटेसर तू मेरी गुड़गुड़ी पिएगा? देख गणपत, न मैं बामन हूं न चमार, न मैं हिंदू हूं न मुसलमान, न ईसाई हूं न पारसी, पर मैं सब हूं और कुछ भी नहीं हूं। मैं बारी बारी हिंदू मुसलमान ईसाई बनकर देख चुका हूं, पर मुझे तो कोई फर्क नहीं लगा रे, और अब मैं कुछ भी नहीं हूं। गुड़गुड़ी लेकर पीने लगता है। लक्ष्मी भीतर जाती है। नवल नहीं आया चेतू, एक बात कहूं? चेतू तेरा लड़का अच्छा तैयार हो रहा है। कैसी बात करते हो बटेसर? कहता है नौकरी नहीं करूंगा, जूते बनाऊंगा। ठीक कहता है वो, ठीक कहता है। कम से कम एक तो हरिजन लड़का ऐसा निकला जो कहता है नौकरी नहीं करूंगा। बाकी सब तो सरकारी हो गए रे। सबको हरिजन कहाने में शर्म आती है। चंदा फिर घबराई हुई आती है। क्या हुआ री, इतनी डरी डरी सी क्यों है? नर्मदा मैया सब सत्यानाश किए दे रही है दद्दा। वहां देखो, ठाकुर राजभजन सिंह के सब खेत पानी में डूब गए हैं। देखो दद्दा, पलटू के खेतों को भी वह निगल रही है। अभी तक मवेशी भी नहीं लौटे। अब क्या होगा दद्दा? इस साल नर्मदा मैया काली का अवतार लेके आई है। मैं खुद देखकर आ रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि ये गांव बचेगा। चेतू, थोड़ा आसमान की ओर भी देखो बटेसर।
कैसी घुमड़ घुमड़ कर काली घटाएं चली आ रही है। लगता है जिस साल मेरा बाप मरा था उस साल जैसी हालत होगी। बादलों की गड़गड़ाहट होती है, बिजली चमकती है, वातावरण विपन्न होने लगता है। चलो दादा घर चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। चल बटे सर, मकानों को तो कुछ नहीं हो सकता। गांव वालों ने हमारी छाया से बचने के लिए हमें उसर बंजर टीले पर बसाया। मैं कहता हूँ नर्मदा हमें न छुपाएगी। पानी यहाँ तक नहीं आ सकता बटे सर, आज तक कभी नहीं आया। गणपत जाता है। हालत बहुत खराब हो रही है चितू। नर्मदा मैया का कोप तो हम सभी जानते हैं। पूरे खेत साफ हो जाएंगे, ढोर बह जाएंगे, पूरे गांव का पता न चलेगा। महामारी फैलेगी वो सो अलग। ठीक है तुम लोग टीले पर हो सकता है यहां पानी न चढ़े, पर छीतू समझ लो कि गांव मसान बन जाएगा। लक्ष्मी का घबराए हुए प्रवेश। लो बटे सर, हल्कू की बाड़ी तक पानी भर आया है। कितनी मेहनत की थी बेचारे ने, कैसा नए किस्म का बीज डाला था, खाद डाला था। कहता था भौजी इस साल देखना करेला बीते भरा का होता है या नहीं, पर सब गया। क्यों जी, नवल अभी तक घर नहीं आया? मेरा तो जी कांप रहा है, जाने कहाँ होगा। देखो ना, बस्ती घिर आई है चारों ओर से। तुम यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो? जाकर देखो ना मेरा बेटा कहाँ है। तेरा बेटा ऐसे समय घर नहीं बैठ सकता लक्ष्मी। वो अपनी जान पर खेल कर लोगों को बचा रहा होगा। लक्ष्मी, मैं सोचता हूं अपनी नाक के आगे से देखने वाले इसी तरह 20-25 लड़के हमारे गांव में होते। पर उसे क्या हो गया तो मेरा क्या होगा? बटे सर, ये न भूलो मैं माँ भी हूं उसकी। गणपत घबराया हुआ आता है। बटे सर गजब हो गया। तालाब में दरार पड़ गई है। सो किसी भी समय तालाब फूट सकता है। अब क्या होगा? इधर नर्मदा मैया, उधर तालाब, एक और मौत और दूसरी ओर काल। गांव नहीं बचेगा भैया। ये देखो, लोग अब सचमुच डर गए हैं। उनका साहस टूट रहा है। अरे पर मेरा बेटा। चल गणपत, नवल को देखा है। चल लक्ष्मी, भौजी के लिए चल। चंदा को यहाँ भेज दे, वो अकेले में डरेगी। गणपत और बटेसर जाते हैं। बाहर फिर बड़े जोर की गुड़गुड़ाहट होती है। हवा के तेज झोंके आने लगते हैं। वातावरण बहुत डरावना हो गया है। अरे सुनते हो, देखो क्या हो रहा है। तुम हो कि यहाँ तो जूते बनाओगे या ठाकुर जी के सामने बैठकर रोओगे? नवल अभी तक नहीं आया है, तुम भी जाकर देखो ना उसे। अब ठाकुर जी का ही भरोसा है लक्ष्मी। वही तारने वाला और वही मारने वाला। नवल आ जाएगा। फिर सारा गांव मुसीबत में है लक्ष्मी। नवल जरूर लोगों की मदद कर रहा होगा। मुसीबत के समय न जाति होती है न धर्म। जब आदमी ही नहीं रहेगा तो कहाँ की जाति और कहाँ का धर्म। अरे पर इन्हीं गांव वालों ने हमें गांव से निकाल दिया था पिछले साल। नवल ने कौन सी गलती की थी? अरे केवल भगवान के मंदिर में पूजा ही करनी थी उसे। वह कहता था भगवान सबके है, दया के सागर है, इसलिए सबसे अधिक हरिजनों के है। पर पूरा गांव हमारे खिलाफ लाठी लेकर खड़ा हो गया था। नवल को बेहद मारा और हमें गांव से दूर यहां बसना पड़ा। इसलिए तो मैं कहती हूं तुम दुनिया से परे हो। अरे तू पगली है। भगवान क्या मंदिर या मस्जिद में कैद है? लक्ष्मी, दूसरों के भगवान होते हैं, पर हम लोग तो भगवान के ही है। गांव वालों ने हमें टीले पर बसा दिया, पर आज ये टीला ही सबको बचाएगा। हमारी झोपड़ी ही आज सबको आसरा देगी। बटे सर, गणपत नवल का प्रवेश। नवल के कपड़े फटे हुए हैं, उसके माथे से खून बह रहा है। वो बिल्कुल शांत है। बटेसर भी शांत है, पर गणपत बहुत उद्विग्न है। ये झोपड़ी किसी को आसरा नहीं दे सकती, किसी को सहारा नहीं देगी। देखता हूं किसके बाप की हिम्मत है जो इस झोपड़ी में कदम रखता है। अरे ये मेरे बेटे को क्या हो गया? इसके माथे से खून कैसे निकल आया है? हे भगवान! लोगों ने उपकार का बदला दिया है। लक्ष्मी, लोगों ने तुम्हारे बेटे को मारा है। क्यों मारा मेरे बेटे को? उसने किसी का क्या बिगाड़ा? हम गरीब अपनी मेहनत का खाते हैं, किसी की जायदाद पर डाका नहीं डालते। फिर भी ये लोग हमारी जान लेने पर क्यों उतारी हुए बटे सर?
ऐसा ही होता है चीतू। अधिकतर लोग जैसा बहाव होता है उसके ही साथ हो जाते हैं, पर जो बहाव को रोक कर मोड़ना चाहता है उसे ही पानी ठेलता है। तुम्हारा लड़का एक दिन ज़रूर गांव के लोगों को पास लाएगा। यह उनमें एक एकता पैदा करेगा, सहयोग की भावना पैदा करेगा। इसकी समझदारी एक दिन जरूर इसके प्राण ले लेगी। यह हमें कहीं का नहीं रखेगी। बेटा, तुझे दुनिया की इतनी क्यों पड़ी रहती है? जब कोई बदलना नहीं चाहता तो तेरी जान इतनी फालतू नहीं है। बेटा, मेरा कहना मान, छोड़ ये सब खटराक, शहर जा, वहां नौकरी कर बेटा। कम से कम गांव की ये गंदगी तो वहां नहीं होगी। नहीं माँ, मैं शहर नहीं जाऊंगा। यहाँ मेरी जान चली जाए तो भी मैं नहीं जाऊंगा। मैंने भागना नहीं सीखा है। तो फुड़ा अपना सिर और हम लोगों को भी मार डाल। पर आखिर ये सब हुआ कैसे? किसने मारा नवल को? क्यों मारा? उसने किसी का क्या क्या बिगाड़ा था? पिताजी, ये सब तो होता ही है, ये सब होना भी चाहिए। गहरी जड़ों वाले अंधविश्वास को मिटाने के लिए कुर्बानी करनी ही पड़ती है, लड़ना पड़ता है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मुसीबत के समय भी लोग अपने अंधविश्वास से ऊपर नहीं उठ सकते, एक नहीं हो सकते। नवल क्या बताएगा चीतू? ये तो दुनिया को सुधारने चला है, सहकारिता की जोत जगाने चला है। लेकिन होता क्या है, मैं बताता हूं। आज सुबह से नवल लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि नर्मदा का पानी बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, इसलिए गांव खाली कर दो। वो घर घर यही बात चिल्लाता फिरा, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। यही बात कोई ऊंची जात का आदमी कहता तो सब सुनते। लोग कहते, साला चमार होकर हमें अकल सिखाता है। 2 क्लास कॉलेज का पढ़ाया है, अपने आप को भारी दिमाग वाला समझता है। यह लोगों को समझा रहा था और लोग इसे धुतकार रहे थे, गाली दे रहे थे। पर यह समझाए चला जा रहा था, पागलों की तरह समझाया जा रहा था। तब जो होना था वही हुआ। धीरे धीरे गांव में पानी घुसने लगा, तेजी से घुसने लगा, ठाकुर के अहाते में घुसने लगा। कौन ठाकुर? राम भजन? हाँ, वही ठाकुर राम भजन सिंह। गांव में तो सबको अपनी अपनी पड़ी थी, सब सामान समेट रहे थे। ठाकुर और उसकी बिटिया कावेरी अकेले थे घर में। लक्ष्मी का हाथ में हल्दी लिए प्रवेश। ठाकुर के मकान में पानी भर गया था। नवल तेजी से भागा उनके घर की ओर। उसने ठाकुर और उसकी लड़की कावेरी को घर से निकालने की कोशिश की, पर ठाकुर यही कहता रहा, खबरदार जो तू घर में घुसा, गोली मार दूंगा। पर नवल परवाह न कर घर में घुस गया। पर ठाकुर जिद पर अड़ा था। नवल ने कावेरी का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालना चाहा, और इसी बीच माता दिन के दोनों बेटे रघु और चंदू वहां आ गए। दद्दा, रघु और चंदू ने मुझे मारा। कहने लगे, बाढ़ का फायदा उठाकर तू कावेरी को उड़ा ले जाना चाहता है, दूसरों की इज्जत पर हाथ डालना चाहता है। खुद साले गुंडे हैं। गांव की हर बहू बेटी इन दोनों गुंडों से डरती है। कोई भी शरीफ आदमी ने अपने घर तक नहीं घुसने देता। और ये आकर उपदेश देने लगे भैया, कहने लगे नवल के कारण ये बाढ़ आई है। वह मंदिर न जाता और न देवता नाराज होते और न यहाँ बाढ़ आती। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। ठाकुर जो उन्हें आज तक अपने घर में नहीं घुसने देता था, उन्हीं की तरफ से बोलने लगा। फिर तीनों ने मिलकर मुझे मारा माँ, और बाहर धकेल दिया। मैं किसी तरह गिरता पड़ता आ रहा हूँ। चंदा का बहुत घबराए हुए प्रवेश। इतनी घबराई हुई क्यों है बिटिया? दादा, गांव डूब रहा है। वहाँ देखो, उसका पानी टीले की ओर बढ़ रहा है। अब क्या होगा दादा? हमारा टीला भी चारों ओर पानी से गिरता जा रहा है। नवल की ओर देखते हैं। चलो गणपत चाचा, बटेसर, इस समय यहाँ बैठना पाप है। सारा गांव डूब रहा है और यहाँ क्या कायरों की तरह हम लोग बैठे रहेंगे? इस समय चाहे जान चली जाए, पर मैं घर पर नहीं बैठ सकता। नहीं, अब तू नहीं जाएगा। मैं कहती हूँ अब तू नहीं जाएगा। दुनिया भर का ठेका तूने नहीं ले रखा है। जब इतनी मुसीबत के समय भी लोग जात पात भूलने को तैयार नहीं है, तुझे अकेले को क्या पड़ी है? तुझे मेरे सिर की कसम, जो तू बाहर जाए। बेटा नवल, तू अब घर पर ही रह। तू तो अपना काम कर चुका, अब गांव की ओर जाने में कोई फायदा नहीं। देख, ठाकुर के मकान की छत धीरे धीरे पानी के भीतर हो रही है। देख, वह माता दिन पंडित का मकान भी अब आंखों से ओझल होने लगा है।
तू अब जाकर वहाँ क्या कर लेगा? मरने दो सालों को। माता दिन बड़ा पंडित बनता फिरता है, दिन रात माला तो हाथ में फिरती है, पर किसानों को उसने कर्ज की जंजीर में कस रखा है। बेटा नवल, गांव की आधी जमीन पर उसका कब्जा हो चुका है। मेरी 10 बीघा जमीन भी उसने हड़प ली। नहीं बेटा, नर्मदा मैया ठीक कर रही है, जैसे को तैसा मिलना ही चाहिए। डूबे, सब साले डूबे। गणपत, अपनी बकवास बंद कर। बाढ़ में केवल माता दीन और ठाकुर के मकान ही तो नहीं डूब रहे, हरकू की झोपड़ी भी डूब रही है, बसिया की बाड़ी भी डूब रही है, गरीबों का तो सब कुछ डूब गया। बाढ़ उतरने पर ठाकुर और माता दीन की जमीन तो फिर निकल आएगी। 2-1 साल में फिर उनका पक्का नया मकान बनकर खड़ा हो जाएगा। पर दूसरों का, उनका क्या होगा? अरे तू देख लेना, इस बाढ़ में न ठाकुर मरेगा न माता दिन। मरेंगे वे जिनके पास जीने का कोई साधन नहीं है। आखिर गांव ठाकुर और माता दिन का ही तो नहीं है। चंदा दालान के एक छोर से बाहर देखती हुई, दादा, अब हमारा टीला भी पूरी तरह गिर गया। पानी कितनी तेजी से ऊपर चढ़ रहा है, क्या ये भी डूब जाएगा? पड़ोस में कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है। चंदा उधर दौड़कर चली जाती है। देखो बटे सर, 2 नावें आ रही हैं टीले की ओर। कैसा पानी का झलकोरा है, लगता है अब डूबी तब डूबी। भगवान करे ये नावें यहाँ तक आ जाए। अरे, एक नाव पर तो कोई औरत भी है। हे भगवान, पानी कितनी तेजी से बढ़ रहा है। हमारा टीला तो 2/3 तो डूब गया। ये बाढ़ नहीं है बटे सर, ये महाप्रलय है, महाप्रलय। बाहर बिजली तेजी से कड़कती है, बादल गड़गड़ाता है, तूफान का वेग और भी तेज हो जाता है। इसमें गांव नहीं बच सकता बट नहीं बच सकता। देखो ना, अब उल्टी तब उल्टी हो रही है नाव। तूफान बढ़ रहा है, आज सब स्वाहा होगा। ये धर्म के पंडे, ये जात पात के ठेकेदार, कोई नहीं बचेंगे। चाचा, ऐसी बातें नहीं करते। यदि हम लोग भी आज गांव में होते तो क्या हमारी दशा भी ऐसी ही नहीं होती? यदि ये चमकने वाली बिजली इस टीले पर गिर पड़े तो तब क्या कहोगे? चाचा, प्रकृति की लीला आदमी को आपसी रिश्तों से जोड़ना गलत है। अगर इस गांव में थोड़ा सा सहयोग होता, सहकारिता होती, तो ये मुसीबत आती ही क्यों? चंदा आती है। क्या हो गया थरी? दादा, गांव के कुछ लोग हमारे घर में आ गए हैं। मैंने सबको घर के भीतर बिठा दिया है। दादा, चाची से थोड़ी दाल मांगने आई हूँ। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। देखा गणपत, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। देख देख अपनी बिटिया को, कैसी भली है। नहीं तो तू। गणपत और चंदा चाहते हैं। दादा, नाव में कौन है? देखो, नाव टीले के पास आ रही है। मैं जाता हूँ। जितने लोग टीले पर आ गए हैं, उनके भोजन पानी का इंतजाम भी तो करना है। तू नहीं जाएगा नवल, तू नहीं जाएगा। नवल नहीं सुनता और चला जाता है। वह रुक नहीं सकता लक्ष्मी, उसे रोक भी मत। तुम्हारा लड़का शहर में जाकर शहर का नहीं हो गया। लक्ष्मी, वह अपने गांव से प्रेम करता है, यहाँ की मिट्टी से प्रेम करता है। वह एक दिन जरूर इस गांव को झगड़ों और मतभेदों से ऊपर उठाएगा। फिर लोग उसे मारते क्यों है बटे सर? इसलिए कि वह सच बात कहता है। वह भीड़ से अलग है। उसकी बातें हमारी सदियों पुरानी रूढ़ियों को चुनौती है। लक्ष्मी, नवल जैसे जवानों को समाज पीट सकता है, मार सकता है, पर उनकी आवाज़ को नहीं दबा सकता। एक दिन उसकी बात सबको माननी पड़ेगी। चंदा को दान दे आओ, बच्चों को ढाढ़स बंधाओ। हे भगवान, आज हमारे यहाँ 10 मन अनाज है, सैकड़ों कंबल होते तो। नहीं है तो क्या हुआ, जो है वही सबका है। लक्ष्मी जाती है। नाव में कौन हो सकता है बटे सर? पहरावे से तो ऊंचे घर के लोग लगते हैं। वो औरत कौन हो सकती है? पता नहीं, मेरी आंखों से अब उतना दिखाई नहीं देता। अरे बरकत भाई, तुम भी बच गए? आओ आओ, तुम्हारा ही घर है। बच गया ना जीतू भाई, तुम लोगों की दुआओं से बच गया। देख रहे हो ना, नर्मदा ने पूरे गांव को निगल लिया। ऊपर आसमान अलग कहर ढर रहा है। घर के लोग कहाँ गए बरकत?
खुदा का शुक्र है बटेसर, अभी पिछले ही हफ्ते बच्चों को उनके नाना के यहाँ छोड़ आया। भैया, आज नवल ने ठीक समय पर आगाह न किया होता तो मैं बच नहीं सकता। जिन लोगों ने उसकी बात सुनी टीले की ओर भागे, जिन्होंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया वो मौत की ओर भागे। खुदा कसम, अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह मौत का खेल नहीं देखा भैया। लक्ष्मी कहाँ गई? बरकत भाई, इस झोपड़े को अपना ही समझो। जो भी दाल रोटी है तुम्हारी है। छेतू, जब तुम्हें गांव से निकाला जा रहा था तभी मैंने लोगों से कहा था, देखो शरीफ आदमी को मत सताओ, उसकी आह की गर्मी तुम सबको खाक कर देगी। पर मेरी कौन सुनता है भैया। गांव की आम जनता को तुम कोई शिकायत नहीं थी, पर धर्म के नाम पर लोगों को बहकाने वाले की कोई कमी है? बटेसर, हो तो बीड़ी पिला दे तो। देखता नहीं, सर्दी हड्डियों तक पहुंच गई है। आज यह टीला न होता तो गांव का कोई आदमी नहीं बचता। अब तक नर्मदा मैया सबको निगल चुकी होती। लाला गणपत के घर में कोई लोग आसरा ले चुके होते। भैया, मैं तो पहले से ही बता चुका हूँ, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मुसीबत आई है निकल जाएगी। बाढ़ क्या पहली बार आई है? पर ऐसी मुसीबत के समय इंसान का इम्तिहान होता है। ठाकुर माता दीन, उनके वो दोनों गुंडे लड़के अपने आप को खुदा समझने लगे थे। भैया, मुझे कितनी बार चंदू और रघु ने कहा था कि अब तुम लोगों का मुसलमानों का अलग मुल्क बन गया है, वहां क्यों नहीं जाते? सच बताना बरकत, क्या तुम्हारे दिमाग में वहां जाने की बात कभी नहीं आई? अरे सपने में भी नहीं आती बटेसर। इसी गांव में मेरी 10 पुश्तें जन्मी और मरी। इसी मिट्टी ने मुझे पाला और पोसा। यही हम लोगों ने शादी ब्याह मौत दफन सभी हुए। आखिर मैं इस जमीन से उखड़कर कहाँ जाऊंगा? ठीक कहते हो बरकत। साधारण किसान को मजहब जात पात के झगड़ों के लिए फुर्सत कहाँ है? 2 जून की रोटी जुटाने में ही उसकी कमर टूट जाती है। जहर तो वे लोग फैलाते हैं जिनके पास पैसा है, फुर्सत है, और जो लोग दूसरे के बीच झगड़ा पैदा कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। चीतू बाहर की ओर देखता हुआ, अरे वो देखो बरकत, नाव से उतरकर वे लोग मेरे ही घर की ओर आ रहे हैं और नवल भी उनके साथ है। अरे वो तो राम भजन सिंह है, साथ में उसकी लड़की कावेरी है। और तीसरा कौन होगा? वही है पलटू माझी। पंडित मातादीन और उसके बेटे कहाँ गए? उनका नाम मत लो चेतू भैया, उनका नाम लेने से तो दिन खराब हो जाता है इंसान का। नर्मदा मैया चाहे जो करे, इन दोनों को जरूर अपने साथ ले जाए। भैया मैं कहता हूं गांव सुधर जाएगा। बरकत ऐसी बात नहीं करते। जहां गांव होगा वहां 10 किस्म के आदमी होंगे, कुछ भले होंगे तो कुछ बुरे भी होंगे। गणपत का क्रोधित अवस्था में प्रवेश। देखो चीतू भैया, आज तुम्हारा एक भी कहना मैंने नहीं टाला। तुम भगत हो सकते हो, लेकिन दुनिया तो भगत नहीं है। दुनिया तो अपनी चाल चलेगी ही। आखिर तू कहना क्या चाहता है? वो देखो, ठाकुर और उसकी लड़की तुम्हारी झोपड़ी की ओर आ रहे हैं। नवल भी साथ है। तो क्या हर्ज है? हम हरिजनों की 2-3 झोपड़ियां अब तक बच गई है। उनको यहाँ आसरा नहीं मिलेगा तो वे जाएंगे कहाँ? भाड़ में जाए। हमारी बस्ती में उनको कहीं आसरा नहीं मिलेगा। जब हम बात कहते थे तो ठाकुर हमारे सीने पर बंदूक तानता था। मातादीन और उसके लड़के हमारे सिरों पर डंडे बरसाते थे। और आज की बात अलग है गणपत। तूने नहीं दिया लोगों को अपने घर में सहारा। उनकी बात अलग है बटेसर, उनकी जात अलग है, पर वे है तो हमारी ही तरफ गरीब लोग। उन्होंने हमें कभी नहीं धुतकारा, मौके बेमौके हमारी मदद की है। वे लोग अपने से कुछ नहीं कहते। ये ठाकुर और मातादीन ही उन पर जवाब डालकर उन्हें हमारे खिलाफ भड़काते हैं। चीतू भैया, मैं सच कहता हूं, मेरी जान भले ही जाए पर इन लोगों को तुम्हारे घर में नहीं घुसने दूंगा। गणपत, ऐसी मुसीबत में पिछली बातें भूल जाओ। नहीं चीतू भैया, ये बातें भूलने जैसी नहीं है। मैं पूछता हूं, धर्म है तो उसे हमेशा बनाए रखना चाहिए। हरिजनों से 10 कदम दूर हटकर चलने वाले ये लोग नर्मदा में कूदकर अपने धर्म की रक्षा क्यों नहीं करते? आज जब जान पर लाले पड़े तो चीतू की झोपड़ी सूझ रही है। नहीं तो ठाकुर और मातादीन यह थूकने भी नहीं हिचकती।
ये धर्म नहीं है चीतू, ये खुदगर्जी है। तुम ही समझाओ बरकत। बरकत क्या मुझे समझाएगा? ये वही ठाकुर है जो कितनी सालों से कोशिश कर रहा है कि बरकत का डेरा भी इस गांव से उठ जाए। माता दिन उसे मलेच्छ कहता है मलेच्छों को इस मुल्क में रहने का कोई हक नहीं। अब बताओ बरकत, क्या तुमको ये लोग बराबरी की जगह देते हैं? कहते तो ठीक हो गणपत, पर आज बात अलग है। आज ये इंसान को पैदा हुई मुसीबत नहीं। मेरा तो ख्याल है ठाकुर खुद इस झोपड़ी में नहीं आएगा। आएगा, जरूर आएगा। और जाएगा कहाँ? आज जान आफत में पड़ी है तो मीठी मीठी बातें करेगा। देखना बरकत, ये वो करेगा, खाएगा पिएगा सोएगा, और बाढ़ उतरने के बाद फिर हम लोगों के सिर पर बंदूक तानेगा। भैया, थोड़ा सा गोबर खाकर, पराचित खाकर, बामनों को दान दक्षिणा देकर वो अपना धर्म ठीक कर लेगा। गणपत, मैं ठीक कहता हूँ। इन सांपों को आसरा न दे चीतू। नवल ठाकुर कावेरी और माता दिन का प्रवेश। आइए आइए ठाकुर साहब, आप ठिठक क्यों रहे हैं? अंदर आ जाइए। बेटिया, भीतर आ जा, अपना ही घर समझ ले। नवल, इन मुसीबतों को यहां से क्यों ले आए बेटे? ये लोग ठीक नहीं है। आज इस झोपड़ी में सहारा ले रहे, कल से आग लगाने में भी ये लोग सबसे आगे रहेंगे। हटाओ इन लोगों को यहां से। चाचा, ये क्या कह रहे हो? मैं खुद इन लोगों को यहाँ बुला कर लाया हूँ। ये मेरे मेहमान हैं। मैं इनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता। गणपत, ये घर मेरा भी है, मैं चाहे जो करूँ। गणपत, शांत हो जा। मैं तुम्हारे मन की बात समझता हूँ, पर आज की बात अलग है। यदि तुम लोगों ने ठाकुर और कावेरी को आसरा नहीं दिया तो मैं भी इस घर में एक क्षण नहीं रुकूंगा। बटेसर तेजी से जाने लगता है। तुम कहीं नहीं जाओगे बटेसर। तुम चले गए तो हमारे सामने से इंसानियत की तस्वीर चली जाएगी। इनको मैं लाया हूँ, इसीलिए मैं ही चला जाता हूँ। जाने लगता है तभी लक्ष्मी आती है। इस घर से कोई नहीं जाएगा, ये घर मेरा है। गणपत, मैं अभी तेरे घर से आ रही हूँ। जा देख, तेरी लड़की इस धरती पर सरग उतार लाई है। गणपत, तेरी बिटिया बोलती नहीं, पर जो कुछ कह रही है उसे देख तो आ। तेरी तो 10 पीढ़ियां इस लड़की ने तार दी। जा, तू भी उसका थोड़ा हाथ बटा दे। ठाकुर साहब, आप गणपत के कहने का बुरा मत मानना। वो अपने आप को रोक नहीं सकता। माँ, तू कावेरी को भीतर ले जा। देख तो उसकी साड़ी कितनी भीग गई है और उसे ठंड भी लग रही है। जा माँ, उसे दूसरी साड़ी दे दे। दूसरी साड़ी? चल बेटी, भीतर चल। लक्ष्मी के साथ कावेरी भीतर चली जाती है। बैठोगे नहीं ठाकुर? बरकत तखत से उठने लगता है। नहीं बरकत, तुम वहां से नहीं उठोगे। तुम उठ गए तो हमारे सोचने का एक पहलू ही उठ जाएगा। बैठो ठाकुर साहब। ठाकुर साहब तख्त पर बैठते हैं। चंदू और रघु कहाँ है ठाकुर साहब? उन्हें क्यों छोड़ दिया? उन्हें भी ले आते। उनका नाम न लो चेतू। उन्होंने तो मुझे कहीं का नहीं रखा, मुझे लूट लिया। चेतू, उन दुष्टों ने मेरी जीवन भर की कमाई लूट ली। वे लोग तो आपको बचाने गए थे। आपने उनके साथ मिलकर नवल को मारा। वे तो आपकी इज्जत और धर्म दोनों बचा रहे थे। नहीं बटेसर, वे इन्हीं दोनों पर आकर डाका डालने आए थे। बटेसर, चंदू और रघु, उन्होंने सब कुछ लूट लिया, अभी जिसे मैं कह भी नहीं सकता। आपने उनको घर में घुसने ही क्यों दिया? गांव का कोई भी शरीफ आदमी उन्हें अपनी पर्ची तक खड़ा नहीं करता। यही तो मेरी मति मारी गई थी बरकत।